हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दीवाने विद ऐतिहासिक चैनल में। आज हम लोग गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त की ऐतिहासिक विजयों और उनके ऐतिहासिक शासनकाल के बारे में जानेंगे। कुमार गुप्त के पिता चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि गुप्त वंश के महानतम सम्राटों में से एक, और उनकी माता ध्रुव देवी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने तो ज़्यादा विजय नहीं की थी, लेकिन उन्होंने साहित्य को इतना आगे पहुंचा दिया था कि उनके शासनकाल को स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उनके पिताश्री समुद्रगुप्त ने इतनी विजय की थी कि उनको विजय करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि बस वही शासन सत्ता को बनाए रखना था बस। इसीलिए उन्होंने शासनकाल को अच्छे से बनाए रखा और साहित्य पे अधिक ध्यान दिया, जिससे उनके शासनकाल में अनेक विद्वान साहित्यकार हुए थे, जिससे उनके शासनकाल की महत्ता बढ़ गई। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उनके उत्तराधिकारी कुमारगुप्त बने राजा। फिर उनका शासनकाल था 415 से 455 ईस्वी तक। इनके शासनकाल में कुछ ऐसा विशेष नहीं हुआ था कि जो कि ऐतिहासिक तौर पे जाना जाए। बस इन्होंने जो शासन सत्ता प्राप्त की थी पिताश्री से अपने, उसे बचाए रखा। इनको कहा जाता है कि ये उन शासकों में से एक थे कि जो सुई की नोक के बराबर एक ज़मीन जीते भी नहीं और सुई की एक नोक के बराबर ज़मीन कहीं गए भी नहीं। इनके शासनकाल में एक आध दो घटनाओं में, जैसे नालंदा बिहार का इन्होंने स्थापना करवाया था और फिर सकार की उपाधि धारण की थी उस बिहार को निर्माण करवाने के बाद। इनकी और भी अनेक उपाधियां हैं। महेंद्रादित्य, गुप्त, व्योमकेशी थी, व्याघ पराक्रम थी। इनकी और मतलब ऐसी उपाधियां नहीं, लेकिन जो बहुत विशेष नहीं है, जो कि आप लोग जाने। और किसी इतिहासकार ने नहीं माना है कि इनका एक बड़ा भाई भी था, लेकिन भंडारकर महोदय ने ये माना है कि इनका एक भाई गोविंद गुप्त भी था, जो कि विदिशा का गवर्नर था जब चंद्रगुप्त द्वितीय राजा थे। जब चंद्रगुप्त द्वितीय के मरने के बाद जाहिर सी बात है इन दोनों में संघर्ष हुआ होगा। फिर जीता कौन? कुमारगुप्त जीता होगा, तभी तो सत्ता पे बैठा। भाई जीतेगा तभी तो बैठेगा। हालांकि कुमारगुप्त ने चाहे विजय की हो चाहे ना की हो, लेकिन इसने इतने अभिलेख, इतनी मुद्राएं चलवाई कि सबका रिकॉर्ड टूट गया। ये अकेला इकलौता राजा था कि जो कि प्राचीन इतिहास के राजाओं में से एक था, सबसे ज़्यादा अभिलेख जारी कराने वाला राजा। इसने 18 अभिलेख जारी कराए थे, 18 अभिलेख और 14 प्रकार की मुद्राएं। अब आप लोग सोचो कि 18 प्रकार के अभिलेख के नाम बताएं, 14 प्रकार की मुद्राओं के नाम बताएं, तो क्या करोगे? ये कभी पूछा नहीं जाता, बस ऐसे पूछा जाएगा। लेकिन कुछ जान लो। अभिलेखों में ताम्रलेख भी थे, जैसे धनदेह, दामोदरपुरा का, वेग्राम का, ये सब ताम्रलेख थे। और पाषाण लेख, जो कि पत्थर पे लिखवाए जाते हैं। मनकुंवर का अभिलेख था, गढ़वा का अभिलेख था, ये प्रयागराज में था, और ये सब पत्थर पे अभिलेखित है। नहीं जानो कि ये भी ताम्रलेख है। तुमैन का अभिलेख था। सबसे महत्वपूर्ण, जो पेपर में पूछा जाता है, पूछा जा सकता भी है, मंदसौर का अभिलेख। और इसको लिखा किसने था? वर्षभत्ती, न कि समझो कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त राजा था, वो थोड़ा लिखेगा भाई, वो लिखवाता था। लेखक थे वर्षभत्ती, उन्होंने लिखा था, और संस्कृत में ये अभिलेखित था और ब्राह्मी लिपि में। इससे कुमारगुप्त के शासन के आर्थिक पतनों के बारे में समझ लो जानकारी भी मिलती है। आर्थिक पतन जैसे सिक्के जो होते हैं ना, जैसे इनके पहले के जो शासक थे, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय थे, समुद्रगुप्त थे या चंद्रगुप्त प्रथम थे, उनके शासनकाल में इतनी भारी सिक्के नहीं चले थे जितने भारी सिक्के इनके शासनकाल में थे। और भारी सिक्के चलने का मतलब ये हुआ कि वो धातुएं, जैसे लोहे की धातु हुई, ऐसी धातुएं के सिक्के बनने लगे थे इनके शासनकाल में। यहाँ तक की जानकारी मिलती है कि जैसे अंदर, मतलब कि बाहर से चांदी की परत चढ़ी हुई होती थी और अंदर में वो तांबे के सिक्के होते थे, उसके ऊपर चांदी की परत चढ़ा के चलते थे। तो इससे जाहिर सी बात है, पता चल रहा है कि आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो रही थी इनके शासनकाल में। ये नहीं कि एकदम गुप्त वंश डगमगा गया था कुमारगुप्त के शासनकाल से, लेकिन ये है कि पतन शुरू हो गया था। और एक महत्वपूर्ण जानकारी, वैसे हम स्कंदगुप्त के बारे में जब बताएंगे तो ये भी बता देंगे, लेकिन इसमें भी जान लीजिए कि स्कंदगुप्त का एक भीतरी अभिलेख है और उसमें हूणों का जो आक्रमण हुआ था उसकी जानकारी मिलती है। लेकिन हूणों का आक्रमण हुआ था कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ था, और तब स्कंदगुप्त राजकुमार था। लेकिन जब हूणों ने आक्रमण किया तो कुमारगुप्त ने स्कंदगुप्त को भेजा हूणों से लड़ने के लिए, और स्कंदगुप्त ने कुमारगुप्त बोल रहे उनको हूणों को पराजित किया था। लेकिन ये जानकारी अक्सर हम लोगों को पता चलती है कि स्कंदगुप्त अपने शासनकाल में, नहीं, ये गलत है। कुमारगुप्त के ही शासनकाल में हुआ था, इनके शासन की एकदम आखिरी समय पर। समझ लो कुमारगुप्त जब वहाँ से लौट के आया, इधर कुमारगुप्त टपक गए। स्कंदगुप्त सोच रहा होगा कि हमने ठोक दिया हूणों को, अब जाएंगे पिताजी से इनाम उनाम लेंगे। यहाँ पिताजी निपट गए। फिर क्या मज़ा आ गया उसको कि चलो सत्ता मिलेगी। ठीक है भाई लोग।
आज का वीडियो बस यहीं तक है, ज़्यादा खुश मत हो। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।